एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेडिवल हिस्ट्री के कुछ PYQs। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ PYQ इन 2015 with reference to Indian history, which of the following is our essential elements of the feudal system। जब हम feudal system की बात करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि feudal system एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है, पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें सबसे ऊपर तो आपकी किंग आ गए और सबसे लास्ट में आपके आते हैं जो बिल्कुल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड में ले लें या फिर पीजेंट वाला एग्जांपल ले लें तो उसमें सबसे टॉप पे एक ट्राइंगल टाइप शेप होती है जिसमें सबसे टॉप पे तो आपके किंग आ जाते हैं, बीच में आपके मिडल मैन और लास्ट में आपका जो जिससे आप फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड वाला एग्जांपल ले रहे हैं तो साथ लास्ट में आपके आएंगे पीजेंट्स जिनसे हम टैक्स एक्वायर करते थे या कुछ भी। तो उनके रिलेटेड कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें हमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटीज़, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर तो होता ही होता था, साथ ही साथ में क्या होता था जो मिडिल मैन्स होते थे वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते थे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते थे नॉर्मल पीपल्स के, जो गांव के लोग हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते थे और वही तो आपको एक तरह से लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ में आपको वॉर टाइम में आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, द एमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशंस ऑफ द लैंड। जो ये सिस्टम होता था ना, ये आपकी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है क्योंकि जब ये सिस्टम शुरू हुआ था ना तो ये सिस्टम हुआ ही इसलिए था, इट इन्वॉल्व्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशंस ऑफ द लैंड। और साथ ही साथ में जो लैंड एक्वायर करते थे, मतलब क्या होता था, किंग जो था वो अलॉट कर देगा कि इतना पोर्शन आपके अंडर है, इतना पोर्शन आपके अंडर है। इन रिटर्न वो उनको टैक्स तो देते ही देते थे, साथ ही साथ में जो ज़मींदार होते थे या मनसबदार होते थे वो उनको रिटर्न में क्या देते थे, रिटर्न में उनको आर्मीज प्रोवाइड करते थे, जिस वजह से आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड्स, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट क्योंकि जो ये वाला रिलेशन था, जो फ्यूडल लॉर्ड्स और उसके जो लॉर्ड ओवरलॉर्ड्स थे उनके बीच का जो रिलेशन था उसे यही कहा जाता था लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप। क्योंकि इन एक्सचेंज ऑफ होल्डिंग ऑफ लैंड्स वो क्या प्रोवाइड करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, साथ ही साथ में लेबर प्रोवाइड करते थे, जिस वजह से आपकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है, वेयर एज आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन आपका PYQ है 2014 में। इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महात्रा एंड पताकिला वर यूज्ड फॉर। दो हमें डेजिग्नेशन दी गई है, दो वर्ड्स दिए गए हैं महात्रा और पताकिला, तो हमें बताना है कि वो मेडिवल इंडिया में किस चीज़ के लिए डिनोट किया जाता था। तो वो जनरली डिनोट किया जाता था विलेज हेडमैन के लिए। विलेज हेडमैन जो होते थे, मतलब कि एक विलेज के एक हेडमैन होंगे, जस्ट लाइक अ चीफ, जैसे आजकल होते हैं ना पंचायत के प्रधान हो गए, सरपंच हो गए, उसी तरह से उस टाइम पे होते थे विलेज हेडमैन्स। कई जगह पे वो एज अ टैक्स कलेक्टर भी रहते थे, कई जगह पे मतलब वो अगर किंग को विलेज के लोगों से कनेक्ट करना है या उनके लिए कुछ काम देना है तो उनका जो मीडिएटर होते थे वो होते थे आपके विलेज हेडमैन। और उस टाइम पे विलेज हेडमैन वो बनते थे जिनके अंडर में सबसे ज़्यादा आपकी वो होती थी, लैंड होती थी। और ये महात्रा और पताकिला है ये आपके विलेज हेडमैन्स के लिए डिनोट किया जाता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं मनसब की, तो मनसब एक मिलिट्री रैंक होता था, और अगर हम बात करते हैं चीफ क्राफ्ट्समैन की तो उनको कहा जाता था प्रथमा कुलिका। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग कनकर्ड सिलोंग। जो ये सिलोंग है ये प्रेजेंट डे श्रीलंका में सिचुएटेड है और ये आपका PYQ है 2001 का। जब हम बात करते हैं चोला किंग की, तो चोला किंग के जो राजा वन थे वो काफ़ी पावरफुल किंग माने जाते थे और उन्होंने नॉर्दर्न हाफ जो था श्रीलंका का वो कॉन्क्यर किया था, लेकिन किया था उन्होंने 985 AD में। उसके बाद राजेंद्र वन ने सिलोंग जो श्रीलंका का था उसको इन्वेड किया था और उस तरह से उन लोगों ने पूरी श्रीलंका जो आइलैंड था उसको अपने अंडर में किया था। तो अगर हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होता है राजेंद्र वन, जिन्होंने सिलोंग को श्रीलंका से कन्क्योर किया था, जिसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया बाय। और ये आपका PYQ है 2000 का। जो गवर्नरशिप ऑफ मिलिट्री थी उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन किसने दिया था, तो वो दिया था आपके
ग्रीक्स के थ्रू जो है गवर्नरशिप ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसको वो लोग कहते भी थे, जो गवर्नर अपॉइंट करते थे उनको कहते थे स्ट्रेटेगोस। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो कि असर्शंस और रीजन है, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये आपका PYQ है 1998 का। तो असर्शन हमें बोलती है, एट फर्स्ट द टर्किश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज एसेंशली मिलिट्री। जो टर्किश थे वो आए तो शुरू में यही थे, क्या बोलते हैं इसको, एज अ ट्रेडर, पर्पस ऑफ ट्रेड के लिए ही आए थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने एक्सपैंड किया था तो उन्होंने एज अ मिलिट्री ही एक्सपैंड किया था, जिस वजह से आपका असर्शन तो ठीक है। सेकंड बोलता है द कंट्री वॉज पार्सल आउट एज इक्तास अमंग लीडिंग मिलिट्री लीडर्स। उसके बाद क्या हुआ था, जब वो आ गए उसके बाद उन्होंने इक्तदार या इक्तास का सिस्टम शुरू किया था। उन्होंने कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और उनके ऊपर एक उनके चीफ रख दिए थे कि आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना है। वेयर एज उनका जो ओवरऑल लीडर था वो कौन था, किंग। जस्ट लाइक फ्यूडल सिस्टम, उन्होंने इक्तदार वाला सिस्टम यूज़ किया था, जिस वजह से आपका रीज़न जो है वो भी करेक्ट हो जाता है, और आपका असर्शन और रीजन दोनों ही रीज़न जो है वो करेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है, और ये आपका PYQ है 2022 का। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। बट जब हम बात करते हैं फर्स्ट इन्वेजन की, जो कि मंगोल इन्वेजन था, तो वो हुआ था आपका चंगेज़ खान ने इन्वेड किया था, और वो हुआ था आपका इल्तुतमिश के टाइम पे, जिस वजह से जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। और जो आपका इल्तुतमिश थे वही फाउंडर थे आपके मंगोल एम्पायर के भी। सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्टेड मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। तो ये सही बात है, जब ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो मंगोल्स के इन्वेजन थे, वो इन्वेजर्स थे वो आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली एरिया, जो आउटस्कर्ट एरियाज है दिल्ली का, वहाँ पे पहुँच गए थे। वहाँ पे उन्होंने मार्च किया था और साथ ही साथ में उन्होंने कंट्री को सराउंड कर दिया था आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू, जिस वजह से उन्होंने सिटी को बिसीज कर दिया था, जिस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। वेयर एज अगर हम थर्ड की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेरी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि जब मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मंगोल्स लड़े थे तो उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने डिफीट किया था मंगोल्स को, और उन्होंने कोई भी पोर्शन अपना मंगोल्स के लिए हारा नहीं था, जिस वजह से आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही इनकरेक्ट हो जाते हैं, और आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ करेक्ट रहता है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ओनली, इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ द PYQ इन 2019। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। जो रेवेन्यू कलेक्शन होती थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता था दिल्ली सल्तनत में, जो इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर होता था, रेवेन्यू कलेक्शन होती थी, उसको आमिल कहा जाता था, जो कि सही बात है। इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज आमिल, जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोलती है द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एशियंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, जो कि गलत है। ये पहले से इंडिया में नहीं था, ये आया था आपका कैलिफत एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आया था, जो कि जिसका ये फाइनेंसिंग ऑपरेशंस का एक वे था, और मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स को इसके थ्रू पे किया करते थे एज ए इक्ता सिस्टम्स, और ये पहले से इंडिया में नहीं था, जिस वजह से आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अगर हम थर्ड को देखते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि अकबर के टाइम पे, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे मीर बख्शी का सिस्टम आया था, और मीर बख्शी का था क्या, मिलिट्री डिपार्टमेंट के जो हेड होते थे उनको कहा जाता था मीर बख्शी, जिस वजह से आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, और ओनली वन जो है वो
करेक्ट रहता है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए ओनली वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ ऑल्सो असर्शन एंड रीजन्स. सो असर्शन हमें बोलती है मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वॉज कॉल्ड दिनार बाय इबन बतूता. इबन बतूता के द्वारा जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कॉइन न्यू गोल्ड कॉइन इशू किए थे उनको दिनारा कहा गया था इबन बतूता के द्वारा, जो कि सही है. अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दिनारा और किसने इशू किए थे, और साथ ही साथ में जो हमने सिल्वर कॉइन्स का नाम पढ़ा था वो क्या था, आप लोग बताएंगे. तो अगर हम दिनार की बात करते हैं और तो वो इबन बतूता ने कहा था, जिस वजह से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है. वेयर एज अगर हम रीज़न की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़. और ये आपका PYQ है 2006 में. जो इसका रीज़न इन्होंने दिया है वो गलत है. क्यों? क्योंकि इसका जो गोल्ड कॉइन्स में नहीं, वो जो उन्होंने टोकन इशू किए थे वो इशू किए थे ब्रॉन्ज कॉइन्स में, जिस वजह से आपका जो रीज़न है वो गलत हो जाता है और आपका असर्शन जो है वो करेक्ट है. तो आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Question number 9. Which one of the following is the correct chronological order of Afghan rulers to the throne of Delhi? और ये आपका PYQ है 2006 में. तो इसमें हमें बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है. क्रोनोलॉजी ऑर्डर का हमें तब पता चलेगा अगर हमें इसका मतलब टाइम पीरियड पता होगा. तो अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं, वैसे इसका आंसर जो है वो ये है, बलोल खान लोदी और साथ ही सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी. ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है. अगर हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो बहलोल खान लोदी जो थे वो आए थे 1451 से 1489 तक. वहीं अगर हम बात करते हैं सिकंदर शाह की, तो वो आए थे आपके 1489 से 1517 तक. और उसके बाद अगर हम इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो वो आए थे आपके 1570 से 1526 तक, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत? और ये आपका PYQ है 2004 में. जब हम बात करते हैं दिल्ली तुगलक डायनेस्टी की, तो वो एमर्ज हुई थी आपकी 1320 में और उसका जो एंड हुआ था वो हुआ था आपका 1413 में. और ये बहुत सारे रूलर्स के द्वारा रूल की गई जैसे गाजी मलिक मोहम्मद बिन तुगलक और गियासुद्दीन तुगलक जो थे, और गाजी मलिक भी जिन्हें कहा जाता है, वो इसके तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं. वहीं अगर हम इसकी लास्ट रूलर की बात करते हैं तो निज़ारुद्दीन मोहम्मद जो थे वो इसके लास्ट रूलर माने गए हैं. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? और ये आपका PYQ है 2003 का. जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो वो आपके फाउंडर है फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम के नॉर्थ इंडिया में. और कुतुबुद्दीन ऐबक की जब हम मरने की बात करते हैं तो वो बड़े फ़नी वे में कह सकते हैं कि उनकी जो डेथ हुई थी वो बड़े फ़नी वे में हुई थी. क्यों? क्योंकि वो उनकी डेथ हुई थी हॉर्स के ऊपर से गिरने से, जब वो पोलो खेल रहे थे या चौगान पोलो खेल रहे थे. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. द हिस्टोरियन ब्रानी रिफ्यूज टू consider the state in India under Delhi Sultanate as truly Islamic because जो हिस्टोरियन थे, और ये आपका PYQ है 2002 में, द हिस्टोरियन थे बरानी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिया को दिल्ली सल्तनत के अंदर एक प्रॉपर इस्लामिक स्टेट करने से. क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न था. क्या रीज़न था? पहले तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट फॉलो इस्लाम. सेकेंड है द मुस्लिम थियोलॉजिस्ट वर ऑफन डिसरिगार्डेड. ऑप्शन नंबर सी हमें बोलता है द सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज ओन रेगुलेशंस. वहीं जो डी ऑप्शन है वो हमें बताता है रिलीजियस फ्रीडम वाज अकॉर्डेड टू नॉन मुस्लिम. जो इसका ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा. क्यों? क्योंकि जो सुल्तान थे उन्होंने जो मुस्लिम लॉज थे उनको अपने ही लॉज से, अपनी ही रेगुलेशंस जो उन्होंने बनाई थी उससे रिप्लेस कर दिया गया था. और जो ये थे ज़ियाउद्दीन बरानी, ये आपके टाइम पीरियड में आए थे 1285 से लेके 1357 तक. और ये पॉलिटिकल थिंकर थे दिल्ली सल्तनत के. और ये आए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह के टाइम पे. साथ ही इन्होंने
तारिक फ़िरोज़ शाही जो है उसको कंपोज़ किया था। और इन्होंने कहा था कि जो दिल्ली सल्तनत के अंडर जो इंडिया है वो एक तरह से पूरा इस्लामिक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस्लाम के रूल्स नहीं बल्कि जो रूलर है उसके अपने बनाए हुए रूल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Question number 14. Muhammad bin Tughlaq left Delhi and for 2 years lived in a camp and called स्वर्गा द्वारी। जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी के एम्परर थे 1325 से 1351 तक। वहीं उन्होंने जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के जो एल्डेस्ट सन हैं और उन्होंने जो है फाउंड की थी आपकी तुगलक डायनेस्टी। और उन्होंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जब वो दिल्ली पे रूल कर रहे थे तो उस टाइम पे 2 साल के लिए दिल्ली को जो है वो छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में एक तरह से बीमारी चल पड़ी थी, या कह सकते एक प्लेग आया था, जिस वजह से बहुत से उनकी आर्मी जो है वो भी मर गई थी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। और वो जो 2 साल उन्होंने वहाँ से या दिल्ली से बाहर जो 2 साल काटे थे वो काटे थे आपके स्वर्ग द्वारी में। एक कैंप था जहाँ जिसका नाम था स्वर्ग द्वारी, वहाँ पे उन्होंने जो है 2 साल अपने काटे थे। साथ ही अगर इसका रीज़न देखते हैं तो रीज़न कहता है एट दैट टाइम दिल्ली वॉज रिवेश्ड बाय अ फॉर्म ऑफ प्लेग एंड मैनी पीपल डाइड विच इज़ अ करेक्ट रीज़न एज आई सेड दैट वहाँ पे जो है दिल्ली में एक बीमारी चल पड़ी थी जिस वजह से उनके बहुत से जो आर्मी मेंबर्स थे उनकी भी जान चली गई थी। और ये आपका PYQ है 2002 का। और जब हम देखते हैं इसका असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, जिस वजह से बोथ A एंड R आर इंडिविजुअली ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो A जो है वो करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द मंगोल अंडर जंगीज़ खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो मंगोल था वो मंगोल अंडर जंगीज़ खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। और ये आपका PYQ है 2001 का। जंगीज़ खान के अंदर मंगोल ने बहुत बार मतलब इन्वेड किया था, बहुत बार इन्वेड किया, जैसे 1221 से लेके 1327 तक मंगोल्स ने इन्वेड किया था। और जंगीज़ खान के अंडर जब इन्वेड किया था तो उस टाइम पे जो रिन था वो चल रहा था इल्तुतमिश का, जिस वजह से ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट हो जाता है। जब जंगीज़ खान ने इन्वेड किया था इंडिया में तो उस टाइम पे इल्तुतमिश का जो राज था। बट जो जंगीज़ खान ने उस टाइम इन्वेड किया था ना वो इतना ज़्यादा अंदर इंडिया में नहीं घुस पाए थे, वो बाहर से ही चले गए थे, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। और ये आपका PYQ है 2001 का। तो आपको दिया गया है दीवाने बंदगानी जो कि आपके तुगलक ने लिखी है, विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था वो मतलब दीवाने बंदगानी जो है वो एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव है और आपके फ़िरोज़ तुगलक के टाइम पे वो जो है वो आपकी बनाया गया था। B बोलता है दीवाने मुस्तखराज जो बलबन के टाइम पे नहीं बल्कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आई थी और इसे कहा जाता था डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। वहीं अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ कोही यानी डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने कोही यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वो आई थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। वहीं अगर हम दीवाने अरज़ यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री की बात करते हैं तो वो इंस्टॉल किया गया था बलबन के टाइम पे। तो अगर हम इनमें से ऑप्शंस में से देखते हैं तो उसमें दीवाने बंदगानी जो है वो तुगलक के टाइम पे आई थी, विच इज़ अ करेक्ट मैच, जिस वजह से ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। द किंग वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग ऑन हुज रेड डिड बदाउनी कमेंट दस। और ये आपका PYQ है 1999 का। इसमें कहा गया है कि किंग जो है वो अपने पीपल से फ्री हो जाता है और साथ ही साथ में जो पीपल है वो भी अपने किंग से फ्री हो जाते हैं। ये किस टाइम पे, किसके डेथ के टाइम पे बदाउनी ने कही थी? तो ये कही थी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे जो कि डिस्टर्बिंग थे नॉर्मल पीपल की लाइफ के लिए। तो उस टाइम पे ये स्टेटमेंट कही गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज़ रेप्यूटेड टू हैव बिल्ड द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज, और ये आपका PYQ है 1998 का। जब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कैनाल्स बनाई गई थी वो किसके टाइम पे बनाई गई थी, बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स किसके टाइम पे बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी आपकी फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे, जो कि दिल्ली सल्तनत पे रूल करते हैं 1351 से 1388 तक। और वो मेनली जो है वो कैनाल्स बनाने के लिए या बहुत बड़ी बड़ी कैनाल्स बनाने के लिए जाने गए हैं अपने टाइम पे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फवाजिल इन द सुल्तनत पीरियड मेंट, और ये आपका PYQ है 1998 का। तो जो ये फवाजिल वर्ड है ये किस टाइम सल्तनत टाइम पे, सल्तनत पीरियड में किस चीज़ के लिए कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती थी ना पेड बाय चेकर टू द इक्तेदार्स, बाय द इक्तेदार, सॉरी टू द इक्तेदार्स नहीं, बाय द इक्तेदार्स टू द चेकर्स, एक्स चेकर्स के लिए जो पेमेंट एक्सेस पेमेंट की जाती थी उसके लिए फवाजिल वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता था, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, एक्सेस अमाउंट पेड टू द एक्स चेकर्स बाय द इक्तेदार्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ, जब बलबन जो थे उन्होंने जब अपनी बहुत ज़्यादा पावर कंसोलिडेट कर रही थी तो उन्होंने किस नाम से खुद को पुकारा था। जो गयाजुद्दीन बलबन थे उनका टाइम पीरियड था 1266 से 1287 तक, और वो 9th सल्तनत लीडर भी रहे हैं ममलुक डायनेस्टी के। और साथ ही साथ में वो कहते थे कि जो आपका एम्परर होगा या सुल्तान होगा वो गॉड शेडो भी है अर्थ पे। वो कहते थे कि अर्थ पे जो सुल्तान है वो एक तरह से गॉड शेडो है, और वो अपने आप को ज़िल्ले लाही के नाम से मतलब कहते थे कि मुझे ज़िल्ले लाही कहा करो, या खुद को वो एक टाइटल देते थे जिसका नाम था ज़िल्ले लाही, जिस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। वो ग्रैंड टाइटल अज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ ज़िल्ले लाही विच इज़ द करेक्ट आंसर। सो वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई PYQs की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।